हम लोगों ने रोडवेज देख लिया, हम लोगों ने रेलवेज देख लिया, हम लोगों ने पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट देख लिया। अब देखते हैं वाटरवेज। पानी के थ्रू भी हम लोग बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। बेसिकली अब आप एयरवेज के थ्रू भारी भरकम मशीन के सामान डिब्बे भर भर के आप कोई सामान ट्रांसपोर्ट थोड़े कर पाओगे। भारी हैवी बल्कि सामान को भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और हम लोग ट्रक के थ्रू तो ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएंगे यूएसए में, क्योंकि बीच में समंदर पड़ जाता है। इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वाटरवेज का बहुत जोरों शोरों से इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कैसे होता है। जाहिर सी बात है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर भी पोर्ट्स होने चाहिए, सी पोर्ट्स। जैसे ट्रेन स्टेशन पर आके खड़ी होती है, वैसे ही जो शिप्स होते हैं वो पोर्ट्स पर आके खड़े होते हैं, सी पोर्ट्स पे। तो हम लोग को इंडिया के सी पोर्ट्स को भी बेसिकली इसमें देखना है। पहले वाटरवेज को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सो वाटरवेज है अपना चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत ही सस्ते दामों में हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाती हैं। मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, यहां पर हम लोग भारी भरकम सामान को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं इससे। और सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि इसमें कुछ खास हम लोगों को मैकेनिकल पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी वैसे ही फ्लूइड टाइप का रहता है, तो उसमें चीजें बस तैर जाती हैं, आपको बस डायरेक्शन देना रहता है। तो उसमें एक तरीके से फ्यूल भी बहुत कम खर्चा होता है। ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। इसी वजह से ये मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। तो करीब हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट के लिए वाटरवेज करीब इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें से हम लोग बस मेनली इतना इस्तेमाल कर पाते हैं, 5,685 किलोमीटर। कई सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि कई सारे इलाकों में उतना बेसिकली हम लोग बड़ी बड़ी मैकेनाइज्ड वेसल्स नहीं ले जा पाते हैं। तो हम लोग बड़े बड़े वेसल्स, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट्स वगैरह के लिए हमारे पास बस इतना ही एरिया अवेलेबल है। इनमें वर्क करने की थोड़ी बहुत जरूरत है। अब जैसा मैंने कहा ना कि वाटरवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब 95% ऑफ द ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो हमारा वाटरवेज के थ्रू ही होता है। तो इसमें गवर्नमेंट भी अपना एक तरीके से योगदान देती है। गवर्नमेंट ने इसे कर दिया है नेशनलाइज, मतलब एक तरीके से चैनल्स बना दिए हैं। जैसे हमें रोडवेज में हम लोग देखते नहीं है, नेशनल हाईवे जैसे डिवाइड होते हैं, उनके रूट्स वगैरह सेटअप होते हैं, वैसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी 1986 में अपना पहला वाटरवेज नंबर 1 जारी किया। वाटरवेज नंबर 1 बताया हम लोगों को कि बेसिकली ये वाटरवेज है, यहाँ से बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह जा सकती हैं। चैनलाइज कर दिया, एक तरीके से रोड करके एक रूट डिसाइड कर दिया, एक पाथ डिसाइड कर दिया। तो हम लोगों को वाटरवे नंबर 1 देखने को मिलता है गंगा रिवर पर, गंगा नदी में। और कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक, करीब 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसे हम लोग नेशनल वाटरवेज नंबर 1 कहते हैं। यहां पर नेशनल वाटरवेज नंबर 1 होगा। ठीक है। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 गंगा रिवर में है, वो इलाहाबाद से हल्दिया में जाती है। अब आप लोगों को ये याद रखना कि कहां से कहां तक जा रही है और किस रिवर में। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं ये लोग। दूसरा, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो कि है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, सदिया से डुबरी ये बेसिकली जाता है। 891 किलोमीटर तक का रास्ता है यहाँ पर। सो बेसिकली इस रूट को हम लोग कहते हैं, जो सदिया से डुबरी तक जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर में, उस रूट को हम लोग नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहते हैं। फिर साथ साथ में केरला के वेस्ट कोस्ट कैनल पर भी एक तरीके से एक नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, जो कि कोलन, कोटमपुरमा, उद्योग मंडल, चमपकरा कैनल्स को बेसिकली जोड़कर मिलता है, उस एरिया में है। करीब ये 205 किलोमीटर तक का है। ठीक है। नेशनल वाटरवेज नंबर 3 में ये आ जाता है। नेशनल वाटरवे नंबर 4 है गोदावरी और कृष्णा रिवर में। बेसिकली यहां पर छोटे छोटे हम लोग स्ट्रेचेस को जोड़ लेते हैं और करीब 1078 किलोमीटर तक का ये रूट हो जाता है। गोदावरी और कृष्णा रिवर के स्ट्रेचेस पर ये अवेलेबल है। और काकीनाडा, पुडुचेरी स्ट्रेचेस में भी हम लोगों को ये पूरा रूट देखने को मिल जाता है, जिसकी पूरी लेंथ है 1078 किलोमीटर। अब आते हैं अपने नेशनल वाटरवेज नंबर 5 में, जो कि ब्राह्मणी रिवर, मताई रिवर, डेल्टा चैनल ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर के इलाके में पड़ती है, उनके स्ट्रेचेस में पड़ती है। करीब 588 किलोमीटर तक का इसमें हम लोग रास्ता निकाल लेते हैं, उसे एक चैनलाइज कर देते हैं और इसे हम लोग नेशनल वाटरवेज नंबर 5 कहते हैं। सो यही है अपने नेशनल वाटरवेज। अब बोलोगे भैया इतना पूरा याद करना है?
नहीं, पूरा मत याद करना, पहला वाला याद कर लो कि किस रिवर में है, नेशनल वाटरवेज नंबर 1। तो ये तो VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें 4 बार वी लगा दो, 10 बार वी लगा दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि नेशनल वाटरवेज नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है, फिर किस रिवर में। बाकी सबका आप रिवर याद रख लेना, जैसे वाटरवेज नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2 किस रिवर में है, ब्रह्मपुत्र रिवर में है, कहाँ से कहाँ है, ये याद कर सको तो वेल एंड गुड है, कोई नंबर कटने का स्कोप फिर नहीं बचेगा। बाकी शुरुआत के 2 का याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग में रखना। 1-2 बार रीड कर लोगे, अपने नोट्स में लिख लोगे, तो फिर बाकी स्पेशल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम में ज्यादातर इन तीनों से क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे। हाँ, 1 और 2, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, तो उससे एक बार याद कर लेना स्पेशली, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेजर सी पोर्ट्स पर। अब नेशनल वाटरवेज के अलावा भी हम लोग कई पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कई रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मांडवी, जुआरी, चंबरजुआ, सुंदरबंस के चैनल्स, बैरक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला। ये हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमारे देश में अगर कोई छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम लोग इन सब रूट का, इन सब चैनल्स का, इन सब जगहों का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन जो हमारा मेन पोर्शन है, जो एग्जाम बेसिस पर भी इंपॉर्टेंट है, हमारे ट्रेडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि है ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन, विदेशों में 7 समंदर पार जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें वाटरवेज का काफी इस्तेमाल होता है। इंडिया में करीब 95% तक के जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो वाटरवेज के थ्रू ही होते हैं। भले ही उसकी वैल्यू 68% ही है, क्योंकि ज़्यादातर महंगे वगैरह सामान हम लोग एयरवेज के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो जो हैवी बल्कि टाइप के सामान होते हैं वो करीब 95%, अगर हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वो 95% तक का हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटरवेज के थ्रू। और क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ इतना ज़्यादा ट्रेड हम लोग वाटरवेज के थ्रू क्यों करते हैं। तो क्योंकि ये काफ़ी चीप है, काफ़ी एफिशिएंट है। हम लोगों का जो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो वाटरवेज ही तो है, क्योंकि हम लोग उसमें बल्कि सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तो ये चीप है, दूसरा हम लोग बल्कि सामान, हैवी सामान भी लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाटरवेज के थ्रू ही। और हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पढ़ रखा है कि अगर हमें अपने सामान का कॉस्ट कम रखना है तो उसमें जितना हम लोग पैसा डाल रहे हैं, जितना इनपुट है, उसका भी हम लोग कॉस्ट कम रखें। तो वाटरवेज एफिशिएंट हो जाता है, चीप हो जाता है, इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब क्योंकि हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें पोर्ट्स के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेजर सी पोर्ट्स दिया हुआ है, अब पता नहीं क्यों दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। अब इसमें तुम्हारा दिमाग खराब होगा, कई सारी चीजें याद करनी रहेंगी, तो दिल थाम के बैठे रहो कि इसमें क्या क्या याद करना है। और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए, देखो 26 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, उससे पहले कोशिश करो कि 5-6 सैंपल पेपर बना लो। अब मैं ये बस कहूंगा नहीं कि सैंपल पेपर बनाओ, मुझे भी पता है बीच में तुम्हारा दिमाग इधर उधर चला जाता है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को सैंपल पेपर करवा रहा हूँ, और मैंने कई सारे सैंपल पेपर करवा भी दिए हैं। हम लोगों ने एकदम अच्छी क्लास, एक प्रॉपर लिंक मिलेगी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में, सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2, सैंपल पेपर 3 करके, वहां से जाकर एक एक करके देख सकते हो। करीब 40-50 मिनट में एक सैंपल पेपर कंप्लीटेड है। नीचे बस एक लिंक मिलेगी, उस पर जाकर तुम लोग आराम से देख सकते हो, एकदम फ्री है, कोई टेंशन ना है। और अगर समय भी बचाना हो तो 2x 1.5x पर भी करके देख लोगे तो आधे घंटे में करीब वो एक सैंपल पेपर हो जाएगा। ऐसे करके अगर 2-3 सैंपल पेपर आराम से कर लोगे तो फिर फुल नंबर तो आने ही है, क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व करने से क्वेश्चन ही लगभग आउट हो जाता है। जितना ज्यादा सैंपल पेपर करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन मैच करेगा एग्जाम में। और हाँ, वो सारे सैंपल पेपर बेस्ट बुक्स जो यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हैं, जितनी भी तुम सोच सकते हो ना बेस्ट बुक, वहाँ के सैंपल पेपर है। तो फिर अगर बस उस सीरीज को फॉलो कर लेते हो, सैंपल पेपर के सीरीज के वीडियोस को देख लेते हो, तो फिर और कोई बुक लगाने की, सैंपल पेपर लगाने की, कोई बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको एक बार जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब मौका मिले तब आराम से देख लेना, और फ्री में वो लिंक ओपन हो जाएगी। अगर ना ओपन हो तो MSPIAN कोड डाल दोगे, MSPN पासवर्ड डाल दोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो वो याद से देख लेना एग्जाम से पहले। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में कई टेस्ट के भी लिंक है, कॉम्बैट करके अनअकैडमी का एक टेस्ट रहता है, फिर एमर्ज करके टेस्ट रहता है, उन सब के लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। MSPN कोड से सब फ्री में तुम्हारा ओपन हो जाएगा। अनअकैडमी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए होगे तो वो कर लोगे, तो लगभग सभी चीजें तुम्हें फ्री में मिल जाएंगी MSPN कोड से। और अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीदना चाहोगे तो वो भी तुम्हें MSPN कोड से काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा।
1 अप्रैल से अनअकैडमी पर प्राइजेस वगैरह ये हाई हो रहे हैं कोर्स के, तो अगर प्लान वगैरह बना रहे हो कोई कोर्स खरीदने का तो उसे 1 तारीख से पहले खरीद सकते हो। MSPN कोड से बेस्ट डिस्काउंट तुम लोगों को मिल जाएगा और वो दोनों सीरीज फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। तो इंडिया में करीब 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें काम देते हैं। बाकी 200 नॉन मेजर या फिर आप माइनर सी पोर्ट्स भी कह सकते हो, ये हैं। तो हम लोगों को बेसिकली 12 जो मेजर पोर्ट्स हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। इंडिया का ये जो कोस्ट लाइन इलाका है ना, जो यहाँ पर वी शेप तुम लोगों को देखने को मिलता है, उसकी लेंथ करीब 7516.6 किलोमीटर है। ये आप लोगों को पता है, 9th में था ये। अगर नहीं याद है तो एक बार याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। 95% ट्रेड्स इन्हीं सब पोर्ट से होती हैं। जो ये 12 सी पोर्ट्स है ना, उन्हीं से करीब यहाँ पर 95% फॉरेन ट्रेड्स होती है, ये लोग ही हैंडल करते हैं। इंडिया में कई सारे पोर्ट्स हैं, उनके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक को डिटेल में समझेंगे। पहले मैप पर आते हैं। देखो यहाँ पर जो मैंने 12 बताया ना, उसमें से जो इतने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैप के लिए। CBSE के सिलेबस में प्रॉपर दिया गया है कि मैप से बस इतने ही पोर्ट से क्वेश्चन आने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद कर लो कि कहाँ कहाँ पर ये पोर्ट पड़ते हैं, वरना ये तो आउट क्वेश्चन रहेगा और तुम छोड़ दोगे। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, उससे तुम आराम से याद कर पाओगे। देखो आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना चैप्टर, वैसे ही तुम्हें ये तो दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ डालने हैं। पॉइंट्स मतलब कि कहाँ कहाँ पर हैं ये पोर्ट्स, ये सब दिमाग में बैठ जाएगा कि एक पोर्ट यहाँ पर है, एक पोर्ट यहाँ पर है। बस कंफ्यूजन ये आएगी कि तुम ये नहीं बता पाओगे कि कौन सा पोर्ट किस नंबर पे। जैसे पाराद्वीप, हल्दिया में कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर वाला पारादीप था या फिर नीचे वाला। मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर में कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर कौन सा था नीचे कौन सा था। इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, ये। कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली, विशाखा परसों हल्दी लाई। अब ये क्या है? तो बेसिकली ऊपर से हम लोग यहां पर इसे मैच कर रहे हैं। क से कांडला, एम से मुंबई, मुंबई तो यहां पर साफ साफ दिया है। मे से मोरमुगांव, कल मुंबई में नया, नया मतलब न्यू, न्यू मैंगलोर। ये ऐसी ट्रिक है ना जिससे तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऊपर नीचे कौन सा है। हम लोग एक साइड से यहाँ पर सभी जो मेजर सी पोर्ट है उन्हें कवर कर रहे हैं मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैप में बस इतने ही पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे मैप में आएंगे। तो मैप का क्वेश्चन तो यहाँ से तुम्हारा एक क्लियर हो गया कि मैप अगर आएगा तो यहीं से आना है और कहीं से नहीं आएगा। तो एक एक पोर्ट को बाद में भी समझेंगे, पहले मैप अपना दिमाग में बैठा लो। कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली। तो नया न्यू मैंगलोर हो जाएगा। इसको दिमाग में बैठा लेना, 1-2 बार पढ़ लोगे तो भले ही लॉजिकल हो लेकिन समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ, कुछ से कोच्चि, टूटी, टूटी से टूटी कोरिन पता चल रहा है हम लोगों को। चप्पल, चा से चप्पल, चा से चेन्नई। तो चा मैच कर रहा है तो यहां पर हम लोगों को चेन्नई लिख देना है। चेन्नई यहां पर पॉइंट होगा। ये समझ रहे हो ना कि एक साइड से पॉइंट्स जा रहे हैं। शुरुआत में कौन सा पोर्ट है? कांडला पोर्ट है, फिर कौन सा है? मुंबई है, फिर मोरमुगांव, फिर न्यू मैंगलोर, फिर कोच्चि, फिर टूटीकोरिन, फिर चेन्नई। अब अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि ये वाला पोर्ट ए लिखा हुआ है, ये कौन सा पोर्ट है, तो तुम अपने दिमाग में सोचोगे कि यहां पर तो 2-3 पोर्ट्स थे, ये चौथे नंबर का शायद पोर्ट था। तो कल मुंबई में नया, आई थिंक शायद यहां पर न्यू मैंगलोर होगा। तो इससे अपने दिमाग में याद करने में, दिमाग में बैठाने में, माइंड मैप बनाने में काफी मदद मिलेगी। कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि ऊपर कौन सा पोर्ट है, नीचे कौन सा पोर्ट है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। टूटी से टूटीकोरिन, चप्पल से यहां पर हम लोग का चेन्नई मैच कर रहा है तो चेन्नई हो गया। मिली यहां पर बस एक तरीके से जोड़ने के लिए, मीनिंग बनाने के लिए सेंटेंस में। अब यहां पर आते हैं, अब हम लोगों को इस डायरेक्शन में आने हैं ना, तो चेन्नई तक हम लोग आ चुके हैं। अब एक और दूसरा लाइन याद रखना, विशाखा परसों हल्दी लाई। विशाखा से हो जाएगा विशाखापट्टनम, परसों से हो जाएगा पाराद्वीप, हल्दी से हो जाएगा हल्दिया। अब इस ट्रिक से अगर ये 2 लाइन याद कर लेते हो कि कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली, विशाखा परसों हल्दी लाई, इससे एक प्रॉपर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि इस साइड से किस नंबर पे कौन कौन सा पोर्ट है। इसको एक बार अपने कॉपी में लिख लो, शॉर्ट नोट्स में लिख लो, जिससे कि हमेशा याद रहे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मैप से तुम्हारा यहां पर एक क्वेश्चन तो बन गया। अगर आना होगा मैप से तो यहीं से आएगा और फिर कहीं से नहीं आना है लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। तो इसको दिमाग में बैठा लो। अब चलते हैं हम लोग आगे और एक एक पोर्ट को अच्छे से दिमाग लगाकर समझते हैं कि ये पोर्ट कौन सा है, क्या एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। आप वो बात क्यों पूछते हैं, आप वो
हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं है। कांडला पोर्ट, इसे हम लोग दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी इस पोर्ट की। अब यहाँ पर अब इसका इस्तेमाल ना बेसिकली आज़ादी के बाद से शुरू हुआ। क्यों? इससे पहले क्या होता था, मुंबई पोर्ट हम लोगों के पास था। मुंबई पोर्ट काफ़ी बड़ा पोर्ट था और मुंबई पोर्ट से ही सारे ट्रेड्स वगैरह होते थे। और उस टाइम पर आज़ादी से पहले भी हम लोग क्योंकि ट्रेड करते थे तो कराची पोर्ट भी अपना ही था। कराची यहाँ पर पाकिस्तान के साइड में जो हम लोग को पोर्ट देखने को मिलता है उसका नाम है कराची पोर्ट। तो कराची पोर्ट, मुंबई पोर्ट काफ़ी फेमस थे, वो दोनों एकदम धूमधाम से बहुत चलते थे। लेकिन जब कराची हम लोगों के हाथ से निकला, जब पार्टीशन हो गया और हमारा देश टूट गया, तो हम लोग का ये जो कराची पोर्ट था वो अब हमारा नहीं रहा, अब वो दूसरे देश का हो गया। तो मुंबई पोर्ट से फिर सारे ट्रेड्स होने लग गए। अब धीरे धीरे करके मुंबई में ना यार काफ़ी ट्रैफिक होने लग गया, मुंबई पोर्ट काफ़ी व्यस्त होने लग गया, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये एक तरीके से दिक्कतें आने लग गई क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनपुट आउटपुट करना पड़ता था। काफ़ी लोड पड़ गया मुंबई पोर्ट में। पहले डिवाइड हो जाता था लेकिन आज़ादी के बाद मुंबई पोर्ट पे काफ़ी लोड पड़ने लग गया है। इसी वजह से हम लोगों ने कच्छ में, वहीं पर कराची के साइड में कच्छ जो हम लोग को गुजरात में दिखता है, वहां पर हम लोगों ने एक कांडला पोर्ट डेवलप किया। कांडला पोर्ट को स्टार्ट किया गया और वो मुंबई के पोर्ट को बेसिकली जो उसका लोड है उसे कम करता है। इससे हम लोग ओवरसीज ट्रेड भी करते हैं और अपने देश में भी ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सी पोर्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, इसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ये डिब्बे डिब्बे टाइप के कंटेनर्स यहीं रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्ट में जो कि है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट बिगेस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट हम लोग का मुंबई पोर्ट है और ये नेचुरल हार्बर, शेल्टर्ड हार्बर है। देखो क्या होता है ना कि ये पोर्ट्स वगैरह हम लोग हर जगह नहीं बना देते हैं समंदर में, कुछ स्पेशल जगह होती है। मान लो जहां पर आपका लैंड थोड़ा ऐसे टाइप का है, कर्व है, ठीक है, ऐसा कर्व है, तो यहां पर जो मेन सी है यहां पर भले ही कितनी भी लहरें आ जाएं यहां पर पानी शांत रहता है। तो ऐसे टाइप की जगह जहां पर होती हैं वहां पर हम लोग बेसिकली पोर्ट को डेवलप करते हैं। कुछ कुछ नेचुरली होती है, कुछ कुछ हमें बनाने पड़ते हैं। तो मुंबई वाले में यहाँ पर नेचुरली हमें देखने को मिलता है, ऐसा टिल्ट देखने को मिलता है, जिससे कि यहाँ पर अगर हमारी शिप खड़ी होगी तो यहाँ पर अगर टर्बुलेंस होता है, यहाँ पर नदी जो ओशन है वहां पर काफ़ी ज़्यादा लहरें आती हैं, सी में काफ़ी ज़्यादा लहरें आती हैं, तो वो कंट्रोल रहता है हमारे हार्बर में। हमारे जो सी पोर्ट है वहां पर जो पानी होता है वो उतना तेजी से हिलता डुलता नहीं है। सो मुंबई पोर्ट भी इसी टाइप का पोर्ट है। इसके लोड को और कम करने के लिए हम लोगों ने साइड में ही एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी खोल रखा है, जिससे कि जो छोटे मोटे ट्रेड्स होने हैं वो यहाँ से निपट जाएं और जो मेन हमारे इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह हैं वो मुंबई पोर्ट से हो सके, ट्रैफिक वगैरह ना लगे। इतनी मदद समझ में आ गई। अब हम लोग का नेक्स्ट पोर्ट पड़ता है मोरमुगांव पोर्ट। मोरमुगांव पोर्ट में गांव है, गोवा है, तो इसका मतलब ये गोवा में ही रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है। और ये ना आयरन एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है। जो हमारा सबसे बेस्ट क्वालिटी आयरन वगैरह होते हैं ना वो मोरमुगांव पोर्ट से ही एक्सपोर्ट होते हैं। करीब 50% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट आयरन ओर का हम लोग करते हैं वो यहीं से होता है, मोरमुगांव पोर्ट से। तो बहुत ही अच्छा है ये बेसिकली आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए और इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसे दिमाग में रखना। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ सबसे ज़्यादा आयरन एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, उस पोर्ट को लोकेट करो इंडिया के मैप में। ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सेफ साइड के लिए याद रख लेना। ज़्यादा वैसे क्वेश्चन आते नहीं हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन अगर आ जाएं तो फिर क्यों अपना बोर्ड वेस्ट करना, बोर्ड में कम नंबर आना। तो अगर टाइम है तो याद कर सकते हो कि कौन सा पोर्ट किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सपोर्ट करता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट भी हम लोगों को देखने को मिलता है, ये कर्नाटका में है। और जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है ना, जो कुद्रेमुख माइंस हैं, वहाँ का जितना भी एक्सपोर्ट जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको एक्सपोर्ट करने का काम यहाँ पर न्यू मैंगलोर पोर्ट करता है। बेसिकली कुद्रेमुख का जितना भी हम लोग को चीज मिला, जो आयरन ओर वगैरह हम लोगों ने वहां से निकाला, उसको एक्सपोर्ट करने का काम न्यू मैंगलोर पोर्ट से हो जाता है। फिर कोच्चि पोर्ट भी है। कोच्चि पोर्ट एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, एकदम नीचे है टिप पर वेस्टर्न साइड में। और ये एक नेचुरल हार्बर है, एक लगून यहाँ पर बन जाता है। बेसिकली यहाँ पर लैंड ही ऐसे होता है कि सी और वाटर अलग हो जाता है। अगर आपका यहाँ पर पोर्ट है तो जो मेन सी है उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं रह जाता है। सी में भले ही बाढ़ वगैरह आ रही है, ज़्यादा हाई टाइड्स हैं, तो आपका पोर्ट यहाँ पर स्टेबल रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक नेचुरल हार्बर है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद आता है अपना टूटीकोरिन पोर्ट। टूटीकोरिन पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है जो तमिलनाडु में पड़ता है।
ये भी एक नेचुरल हार्बर है और यहाँ पर आसपास में जितनी भी जगह हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, जो सामान वगैरह है उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके रखने के लिए भी काफ़ी जगह है। और जो अपने आसपास की कंट्रीज है ना, जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब जगहों पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ें यहीं से ही एक्सपोर्ट होती हैं। बेसिकली आसपास की छोटी मोटी कंट्रीज में जितना भी एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा है, जितनी भी ट्रेड वगैरह हो रही है, वो टूटीकोरिन पोर्ट से ही होती हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ श्रीलंका, मालदीव से जो मेजर हम लोग ट्रेड वगैरह करते हैं वो किस पोर्ट के थ्रू होता है, तो टूटीकोरिन पोर्ट इसका राइट आंसर होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखो, दिमाग में बैठा के रखो। चेन्नई हमारा ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है और सबसे पुराना ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है अपनी कंट्री का। मुंबई के बाद ये दूसरे नंबर पर पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। जितना ज़्यादा ट्रेड होता है, अगर हम लोग उसके बेसिस पर डिवाइड करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है मुंबई में, फिर इसके बाद चेन्नई में। फिर विशाखापट्टनम पोर्ट भी है। ये वेल लैंड लॉक्ड, डीपेस्ट, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। बेसिकली यहाँ पर ना हम लोग देखते हैं कि तीनों चारों इलाकों से यहाँ पर हम लोगों को प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सी है और यहाँ पर छोटा सा ये नेचुरली एक ऐसे यू शेप का कुछ बन गया और यहाँ पर हम लोगों ने अपना पोर्ट डेवलप कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जब मेन में नदियों में कुछ दिक्कत होगी, जब हाई टाइड्स होंगे, तो हमारे पोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वेल प्रोटेक्टेड है, 3 साइड से करीब घिरा हुआ है विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर पाराद्वीप पोर्ट भी है, ये उड़ीसा में है और ये भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट में काम में लिया जाता है। तो आयरन ओर वाले 3-4 पोर्ट हो गए, तो कंफ्यूज मत करना। वीडियो को 15-20 सेकंड पीछे करके फिर से एक और बार ये पोर्ट्स को समझ सकते हो। जो मैंने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे एक बार दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। कोलकाता पोर्ट भी है, ये हुगली रिवर के किनारे है और ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र के साइड में हम लोगों को ये देखने को मिल जाता है। काफी बड़ा पोर्ट है, रिच हिंटरलैंड है। बेसिकली ये जो रिवर वगैरह, सीज वगैरह के किनारे हम लोगों को ये जगह मिल जाती है ना पोर्ट्स के लिए, उससे हम लोग हिंटरलैंड कहते हैं। तो यहाँ पर काफी हम लोग को जगह देखने को मिल जाती है और ये काफी अच्छा पोर्ट है। और कोलकाता पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए, इसके लोड को कम करने के लिए हम लोगों ने हल्दिया पोर्ट भी डेवलप किया। जैसे मुंबई पोर्ट के लिए हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप किया, वैसे ही कोलकाता पोर्ट के लोड को कम करने के लिए हम लोगों ने हल्दिया पोर्ट डेवलप किया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ मुंबई पोर्ट के लोड को कम करने के लिए हम लोगों ने किस पोर्ट को डेवलप किया, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और हल्दिया पोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। कोलकाता के लिए हम लोगों ने हल्दिया पोर्ट डेवलप किया और मुंबई के लिए हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप किया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग एयरवेज पर। अब ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। वाटरवेज हम लोगों ने इस वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से देख लिया है, इसको दिमाग में बैठा लो। वीडियो को रिवाइज करना है तो थोड़ा बैक करके वापस देख लो और जो जो मैंने बात बताई है उसे दिमाग में बैठा लेना। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आना है, तो एकदम एक तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करके बैठो, कोई टेंशन ना है। और अगर पूरी एक्सप्लेनेशन सीरीज देख लोगे तो पूरे नंबर आने हैं सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 98% तो आराम से ही आ जाएगा। बस ध्यान से नोट्स बनाते हुए, इंपॉर्टेंट नोट लिखते हुए पढ़ा करो। और अगर ऐसे ही इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस बनाने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम लोगों ने लाइव बनाया है, उसे भी देख सकते हो। साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्रिंट सीरीज भी तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, उससे भी तुम लोग देख सकते हो। हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 वीडियोस हैं, 7 घंटे लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चाहो तो 1.5x 2x पर करके देख लोगे तो 3.5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर पूरे जितने भी चैप्टर आ रहे हैं ना सोशल साइंस में, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। और सभी चैप्टर एक एक करके जल्दी से क्लियर कर लो। आगे चल के जो एनिमेशन वीडियोस आ रहे हैं वो तो तुम लोगों को मिलेंगे ही, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी मेहनत उसमें लगनी पड़ती है, एडिटिंग वगैरह लगती है, तो वो बाद में आएंगे। एग्जाम से पहले तुम लोग को मिल जाएंगे एनिमेटेड नोट्स वगैरह जो तुम लोग कहते रहे, तो वो सब मिलेगा, कोई टेंशन ना है। पिछले बार भी मिला था ना, ऐसे ही इस बार भी मिलेंगे। वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो टर्म 1 में मिले थे और तुम्हारा प्रिपरेशन गजब तरीके से होगा। लेकिन बस पहले खुद तैयार हो जाओ, खुद प्रिपेयर हो जाओ। नीचे सैंपल पेपर और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का लिंक है, वहां से जाकर देख लो एक बार और फिर फुल नंबर अभी से फाइनल करके बैठ जाओ। जब टाइम मिले देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।